फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह कक्षा 11 के बायोलॉजी का क्लास चल रहा है। ये लास्ट चैप्टर है और मैंने इस चैप्टर का 2 वीडियो पहले ही बना दिया है। अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है तथा अन्य कोई सा भी वीडियो नहीं देखा है लेसन 1 से लेकर लेसन 21 तक, तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जा करके आप उन वीडियोज को देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं सबसे पहले बताने वाला हूँ पिनियल ग्रंथि के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आपको हाइपोथैलेमस के बारे में, पीयूष ग्रंथि, उससे निकलने वाले हार्मोन और उनके कार्यों के बारे में बताया था। अभी शुरू करते हैं पिनियल ग्रंथि। तो देखिए, पिनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में स्थित होती है। ठीक है, तो पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है? ये होती है अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में। पिनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। मेलेटोनिन हमारे शरीर की दैनिक लय के नियमन का महत्वपूर्ण कार्य करता है। यानी जो मेलेटोनिन है, यह हार्मोन क्या करता है? 24 घंटे हमारे पूरा जो 24 घंटा हमारे शरीर का जो क्रिया है उसको नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए यह सोने जागने के चक्र एवं शरीर के तापकरण को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त मेलेटोनिन उपापचय, वर्णकता, मासिक चक्र प्रतिरक्षा क्षमता को भी प्रभावित करता है। यानी आपके जितने सारे रूटीन वर्क हैं, आप कब सोते हैं, कब जगते हैं, कब खाना खाते हैं, आप देखते होंगे कि अगर आप 9 बजे खाना खाते हैं तो प्रतिदिन 9 बजे आपको भूख लग जाएगा। तो ये किस हार्मोन के कारण होता है? तो ये हार्मोन होता है मेलेटोनिन। ठीक है, ये मेलेटोनिन हार्मोन के कारण होता है। अगर आपकी जगने का टाइम 5 बजे है सुबह में, तो आप चाहे कितना भी लेट से सोएं, अगर प्रतिदिन 5 बजे जगते हैं तो 5 बजे उस दिन आपको नींद टूट जाएगी। और ये सभी होता है मेलेटोनिन हार्मोन के कारण। अगली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित 2 पालियों में बनी होती है। तो जो थायराइड ग्रंथि है वह श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। ठीक है, आप इस चित्र में इसको देख सकते हैं। देखिए, ये है आपकी श्वास नली, ये वाली, ये श्वास नली है। और इसके दोनों तरफ आप पीछे से देखिएगा पृष्ठ भाग से, तो इस तरह से दिखाई देगी। जबकि अगर आप सामने से देखिएगा तो इस तरह से आपको ये थायराइड ग्रंथि दिखाई देगी। और इस थायराइड ग्रंथि के बीच में आप देखिए, यहाँ पे जो रेड रेड कलर का दिख रहा है, तो थायराइड ग्रंथि में ही बीच में पैराथायराइड ग्रंथि भी धसी हुई रहती है। ठीक है, तो आप स्थिति उसका देख लिए। अब आगे जानते हैं। तो क्या होता है? थायराइड ग्रंथि श्वासनली के दोनों ओर स्थित होती है और 2 पालियों में से बनी होती है। ठीक है, दोनों पालियां संयोजी उत्तक के पतली पल्ली नुमा इस्थमस से जुड़ी होती है। आपको मैंने दिखाया है कैसे जुड़ी हुई थी। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुटकों और भरण उत्तकों से बनी होती है। अब देखिए, जो थायराइड ग्रंथि है ना, जो थायराइड ग्रंथि है वह 2 तरह के उत्तकों से बनी होती है। एक तो पुटकों से बनी होगी, पुटक से, और दूसरा किससे बना होगा? उत्तकों से बना होता है, भरण उत्तकों से। पुटकों का मतलब होता है कोशिकाओं का गुच्छ, तो पुटकों से और भरण उत्तकों से बनी होती है। प्रत्येक थायराइड पुटक एक गुहा को घेरे पुटक कोशिकाओं से निर्मित होता है। ये पुटक कोशिकाएं 2 हार्मोन टेट्राआइडोथायरोनिनस अर्थात इसी को T4 कहते हैं अथवा थायरोक्सिन, तथा ट्राईआइडोथायरोनिन यानी T3 का संश्लेषण करती है। तो ये जो पुटक कोशिकाएं हैं ना, पुटक कोशिकाएं हैं, ये 2 हार्मोन का स्रावन करती है। ठीक है, यह 2 हार्मोन का संश्लेषण करती है। पहला हार्मोन कौन सा है? पहला हार्मोन है टेट्राआइडोथायरोनिनस, या इसे T4 कहते हैं या फिर थायरोक्सिन कहते हैं। जबकि दूसरा हार्मोन है ट्राईआइडोथायरोनिन, इसे T3 कहते हैं। थायराइड हार्मोन के सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आप सुने होंगे कि आयोडीन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके लिए
तो आयोडीन क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसके लिए जो थायराइड हार्मोन है, यानी थायराइड हार्मोन से जो थायरोक्सिन निकलता है, इसका संश्लेषण होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड हार्मोन की कमी हो जाएगी। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से अथायराइडता एवं थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है। अगर क्या हो जाए, शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए, तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो जबरदस्ती उसमें उसमें से आयोडीन कोशिश करती है निकालने की। इससे क्या होता है, और अथायराइडता हो जाती है, यानी सूजन हो जाता है एवं थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। और वही सूजन होने के कारण थायराइड ग्रंथि वृद्धि हो जाती है, जिससे आप देखे होंगे गला पे फूल जाता है, जिसे साधारणतया गलगंड कहते हैं। आप देखेंगे किसी व्यक्ति को गला उसका पूरा फूला हुआ होता है, उस समय क्या हुआ रहता है, उस समय जो थायराइड ग्रंथि है वही फूल गई रहती है, उसमें शोथ हो जाता है, सूजन हो जाता है। गर्भावस्था के समय अथायराइडता के कारण गर्भ में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि विकृत हो जाती है। यदि अथायराइडता है किसी को और उसके गर्भ में शिशु पल रहा है, तब क्या होगा, इस स्थिति में उस बच्चे की जो वृद्धि है वह रुक जाएगी। इससे वृद्धि की अवरोधित वृद्धि क्रिटेनिज्म अथवा वामनता तथा मंदबुद्धि, त्वचा असामान्यता, मुख बधिर आदि हो सकते हैं। अब देखिए, जिस बच्चे के विकास के दौरान अगर उसके माता को आयोडीन की कमी हो जाती है तो वो बच्चा कैसा होगा, उसको वामनता का शिकार हो सकता है, मंद बुद्धि हो सकता है, उसकी त्वचा असामान्य हो सकती है, या फिर मुखवारिता हो सकता है। आपने सुना होगा पहले एक प्रचार आता था, और उसमें ये रेडियो पे आता था प्रचार कि एक औरत कहती है कि बाबा जी मुझे प्रसाद दीजिए कि मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा हो। तो वो जो पुजारी रहता है वो कहता है कि बेटी तुम आयोडीन नमक खाया करो, क्योंकि आयोडीन नमक खाने से तुम्हारा बच्चा हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ पैदा होगा। तो ही बात है, आयोडीन की कमी से ये सभी बीमारियां हो जाती हैं। वयस्क स्त्रियों में अथायराइडता मासिक चक्र को अनियमित कर देती है। और मान लीजिए कि जो स्त्री है वयस्क हो गई है, जिनमें पीरियड स्टार्ट हो गया है, ठीक है, मासिक चक्र शुरू हो गया है, अगर उसमें थायराइड की कमी होती है तब क्या होता है, मासिक चक्र प्रभावित हो जाता है और नियमित हो जाता है। थायराइड ग्रंथि से थायराइड ग्रंथि के कैंसर अथवा इसमें गांठें गांठों की वृद्धि से थायराइड हार्मोन के संश्लेषण की दर असामान्य रूप से अधिक हो जाती है। अब देखिए, थायराइड ग्रंथि में अगर कोई समस्या हो जाए तब क्या होता है, जब कोई समस्या हो जाए किसमें, थायराइड ग्रंथि में, तो थायराइड हार्मोन का संश्लेषण बढ़ जाता है, थायराइड हार्मोन बहुत अधिक संश्लेषित होने लगता है। इस स्थिति को थायराइड अतिक्रियता कहते हैं, जो शरीर की कार्यकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अब देखिए, कोई भी चीज है ना जो हमारे शरीर में, चाहे वो हार्मोन हो, ब्लड हो, अति नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा क्रियाशील हो जाएगा थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि तब भी दिक्कत है, अगर कम गतिशील है तब भी दिक्कत है। तो उसको एक संतुलन बना के चलना पड़ता है। थायराइड हार्मोन आधारीय उपापचयी दर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये हार्मोनल लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में भी सहायता करते हैं। अब ये दो थायराइड हार्मोन है, इनकी भूमिका बहुत ही अहम भूमिका है, मतलब मुख्य भूमिका है ऐसे कहें हमको, क्योंकि ये उपापचयी यानी जो मेटाबॉलिज्म रेट है उसको भी नियमित करता है और लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है। थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय को भी नियंत्रित करते हैं। जल और विद्युत अपघट्यों का नियमन भी थायराइड हार्मोन के प्रभाव से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है कि थायराइड हार्मोन से ही कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर प्रोटीन, ये सब चीजें बनती है। थायराइड थायराइड ग्रंथि के थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन यानी टीसीटी का भी स्राव होता है, जो रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। अब देखिए, जो टीसीटी है यह क्या करता है, यह रक्त में कैल्शियम की स्तर को, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेत्रोत्सेधी
गलगंड थायराइड अतिक्रियता के रूप में है। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि, नेत्र गोलाकों का बाहर की ओर उभार आना, आधारी उपापचय क्रिया में वृद्धि, आधारी उपापचय क्रिया में वृद्धि और भार के ह्रास इसके लक्षण है। इसे ग्रेवस रोग भी कहते हैं। अगर कभी क्या हो किसी व्यक्ति में जो थायराइड ग्रंथि है वह ज्यादा क्रियाशील हो जाए तो थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा बना रहेगा और इस स्थिति में क्या होगा, जो बच्चों के नेत्र गोलाक होते हैं वो थोड़े बाहर की ओर आ जाता है, ठीक है, और ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। यही पहचान है थायराइड का। थायराइड ग्रंथि का मतलब यानी इंसुलिन उससे जो निकलता है, थायराइड ग्रंथि से जो निकलता है उससे इंसुलिन नहीं, थायराइड ग्रंथि का। थायराइड से हार्मोन कौन सा निकलता है, तो थायरॉक्सिन। अब दूसरा है पैराथायरॉक्सिन, पैराथायराइड ग्रंथि। अब आपको मैंने दिखाया जो पैराथायराइड ग्रंथि होता है वह थायराइड ग्रंथि के भीतर ही होता है। तो चलिए आते हैं। मानव में 4 पैराथायराइड ग्रंथियां थायराइड ग्रंथि के पश्चात सतह पर स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि की 2 पालियां पर प्रत्येक एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। अब मनुष्य में टोटल कितनी पैराथायराइड ग्रंथि है, तो मनुष्य में टोटल 4 पैराथायराइड ग्रंथि है, जिसे मैंने आपको चित्र में दिखाया है था, ठीक है। जो पैराथायराइड हार्मोन यानी पीटीएच नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। पीटीएच का स्राव रक्त के साथ परिसंचयित कैल्शियम आयन के रूप के द्वारा नियमित होता है, ठीक है। तो जो पीटीएच है, पीटीएच का मतलब क्या है, पैराथायराइड हार्मोन का जो स्राव है वह रक्त के साथ परिसंचारित कैल्शियम आयन के द्वारा भी नियमित होता है, ठीक है। यानी पीटीएच अकेले नियमित नहीं होता, इसके लिए क्या होता है, रक्त के स्राव के साथ साथ परिसंचारित कैल्शियम आयन की भी आवश्यकता होती है। पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम आयन के स्तर को बढ़ा देता है। पीटीएच अस्थियों पर कार्य कर अस्थि अवशोषण प्रकम्पन में सहायता करता है। एटीपी एक विकृत नलिकाओं से कैल्शियम आयन के पुनरावशोषण तथा पश्चिम भोजन से कैल्शियम आयन के अवशोषण को भी प्रेरित करता है, ठीक है। तो जो पैराथायराइड हार्मोन है वो क्या क्या करता है, तो पैराथायराइड हार्मोन एक तो कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, ठीक है। इसके अलावा जो अस्थियां होती है उन अस्थियों के अवशोषण में मुख्य भूमिका निभाता है और जो पीटीएच है वह ब्रिक नलिकाओं से कैल्शियम आयन के पुनरावशोषण में भी सहायता करता है। अतः स्पष्ट है कि पीटीएच एक अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन है, क्योंकि यह रक्त में कैल्शियम आयन को बढ़ा देता है। यह थायरोकैल्सीटोनिन के साथ मिलकर यह शरीर में कैल्शियम स्तर को बढ़ा देता है। यानी जो टीसीएच है यह शरीर में जो टेम्परेचर लेवल है उसको बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। साथ ही मिलकर यह शरीर में कैल्शियम आयन का संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक देखेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। कोई शिकायत या सुझाव हो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।